हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ खास न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो प्रॉब्लम बच्चों ने मुझसे पूछी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। देखिए बच्चों, ये है पहला न्यूमेरिकल P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसमें हमको A और B के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने हैं, विमीय सूत्र निकालने हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला हमको निकालना है। ओके, अब इसमें कौन कौन सी चीजें क्या रिफर कर रही हैं ये समझ में आना चाहिए। पहली बात तो जो P है वो प्रेशर है, यानी कि P दाब है। दूसरी बात, कैपिटल V क्या चीज है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम यानी कि आयतन है। और बाकी P हो गया, V हो गया, A और B तो कांस्टेंट है जिनके मान हमको निकालने हैं। V यहां पर भी है। R और T उनसे वो खास मतलब भी नहीं है। R को बोलते हैं हम लोग यहां पर गैस कांस्टेंट और कैपिटल T को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके विषय में अगर हम बात करें थोड़ा, तो ये वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन है। आपने अगर हाई स्कूल में या 9th वगैरह में कहीं केमिस्ट्री में पढ़ा हो, PV बराबर nRT, शायद नहीं पढ़ा होगा, आपको शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ाया ही जाता है केमिस्ट्री में, और फर्स्ट ईयर में ये फिजिक्स में भी है। तो ये आदर्श गैस का समीकरण है, गैस की इक्वेशन है, आइडियल गैस की, और ये रियल गैस की इक्वेशन है। वॉन्डर वॉल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस इक्वेशन में कुछ करेक्शन करके ये इक्वेशन को फॉर्म किया। तो सवाल हमारा केवल यहां पर इतना है कि यहां जो कांस्टेंट है A और B, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको बताने हैं। ठीक है, बता देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, सबसे पहले आप देखियो A का मान हम लोग निकालते हैं। निकालने को चाहे तो आप B का मान भी निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब आप A का मान निकालेंगे तो होगा क्या, A अपॉन वी स्क्वायर, पूरा का पूरा ये टर्म P के साथ में जुड़ा है। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि केवल उन्हीं क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हीं क्वांटिटी को आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो या सेम क्वांटिटी हो। कहने का मतलब ये है, दोनों के दोनों क्वांटिटी ये तभी जुड़ पाएंगी या ये तभी घट पाएंगी जब दोनों के मान आपस में बराबर हो। यहां पर P का मान A अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होगा। P का मान का मतलब है P का डायमेंशनल फॉर्मूला A अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होगा। हम ऐसा नहीं कह रहे कि P का मान यहाँ पर 5 होगा तो उसका मान भी 5 होगा। तो P का डायमेंशनल फॉर्मूला और A अपॉन वी स्क्वायर का सेम होगा। तो लिख सकते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P। हिंदी में क्या लिखेंगे, A अपॉन वी स्क्वायर का विमीय सूत्र बराबर P का विमीय सूत्र। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P। इन दोनों टर्म के, इनका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। A का तो निकालना ही है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, इसको रोक लो, वी स्क्वायर को यहां भेज दो। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, वी स्क्वायर को यहां पर भेज दिया। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इंटू में वी स्क्वायर भी है, तो दोनों को डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना है। प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, देखिए प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर F बाई A होता है। हो सकता है कि आपको यहां पर कुछ विमाओं को निकालने में समस्या हो, लेकिन पहले भी बता चुके हैं, तो यहां पर ये बड़ी बात नहीं है कि आपको फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते। हाँ, अगर फॉर्मूले सब पता चल जाए तो क्या डायमेंशंस आप निकाल पा रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है बस केवल। और इसके साथ में हमने कुछ ये भी बातें करी थी कि कुछ बेसिक विमीय सूत्रों को आप याद कर लें तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा डायमेंशंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम बता चुके हैं बेटा, MLT-2 होता है। कैसे आता है ये, अब इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है F बराबर ma।
अब ए को निकालना है तो ए का आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वी का निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सारे निकाल के यहाँ रखोगे बच्चों, यही बन जाएगा। तो फोर्स का निकाल के बता दे क्या? हाँ, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे तुम लोग हैं। देखो भैया, मास का तो m हो गया, एक्सेलरेशन का अलग से निकाल लेते हैं तो a बराबर होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का हो गया L और समय का हो गया T, तो V का आ जाएगा LT माइनस 1। तो V का बन गया LT माइनस 1। वैसे भी वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर यानी L बटे में सेकेंड यानी कि T ऊपर जाएगा तो T माइनस 1। अब यहां पर A का निकालना है तो वेग का तो मिल गया LT माइनस 1 और टाइम का हो गया T। ये T ऊपर जाएगा तो T माइनस 1 फिर से और हो जाएगा तो T माइनस 2 बन जाएगा टोटल। अब m और a का हो गया LT माइनस 2, तो m LT माइनस 2, m LT माइनस 2। एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब है L गुणे L, तो ये हो जाएगा L2। 2L हो गए यहाँ पर, एक L से एक L चला गया तो ये अकेला L बचा, ये ऊपर गया ML माइनस 1 T माइनस 2, ML माइनस 1 T माइनस 2। और वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे L गुणे L, तो L का क्यूब होल स्क्वायर भी लगा हुआ है। M L माइनस 1 T माइनस 2, 3 दूनी 6, L की घात 6 और ये L की पावर माइनस 1। बेस सेम है, पावर जिसकी है वो चीज तो सेम है ना, L की पावर है तो यहाँ पर भी L, यहाँ पर भी पावर है। तो बेस अगर सेम होते हैं, आधार सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है बच्चों। तो 6 में से माइनस 1 जोड़ेगा तो 5 बचेगा। तो ML5 T माइनस 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया A का। कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही आप निकाल सकते हैं B का भी। B के साथ हम ये बता सकते हैं कि जो B है वो V के साथ में घटा हुआ है और केवल वही क्वांटिटीज जुड़ सकती है या घट सकती हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, विमीय समांगता का नियम है कि विमाएं समान हो तभी वो जुड़ पाएंगे या घट पाएंगे। तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू V का, तो V है आयतन, V क्या है? वॉल्यूम है, और आयतन का होता है L3। जाहिर सी बात है, आयतन के साथ में क्या घट सकता है? आयतन के साथ में आयतन ही घट सकता है। तो V और B दोनों आयतन होंगे तो B का भी L क्यूब भी बन जाएगा क्योंकि V बराबर B आएगा। कोई समस्या? तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा x अपॉन के थीटा। ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमको जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। ठीक है, अब इसमें एक विशेष बात आ रही है, e क्या है? ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, चर घातांकी है। इसको हम जनरली e की पावर x लिखते हैं। तो जब किसी कांस्टेंट में पावर कोई चर आ जाती है यानी कि x आ जाता है, पावर जो वेरिएबल रखते हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। और ये जो एक्सपोनेंशियल e है, इसका जो मान होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है। तो इतनी ज़्यादा बातें करने का इस पर कोई मतलब नहीं है, e से कोई लेना देना हमको खास नहीं है अभी। तो e हमारे लिए क्या है? कॉन्स्टेंट है जिसकी पावर ये दी गई है। कोई बात दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। देखिए बच्चों, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा x अपॉन के थीटा, जहां पर हमको बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। विमीय सूत्र किसका निकालना है? बीटा का। ओके, अल्फा कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है। इसको एक्सपोनेंशियल कहा जाता है, चर घातांकी कहा जाता है। जैसे आपने साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, log x पढ़ा है, ऐसे ही एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है। इसको मैथ्स में आप आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स में इसका कोई मतलब नहीं है। अल्फा वही कांस्टेंट है, बाहर है, x डिस्प्लेसमेंट है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और थीटा टेम्परेचर है। हम एक बार सारी चीजों को फिर से लिख देते हैं। अल्फा और बीटा कांस्टेंट है हमारे, अल्फा एंड बीटा ये हमारे कांस्टेंट हैं।
कांस्टेंट हो गए। और इसके बाद में क्या लग गया, इसके बाद में अल्फा बीटा हो गया, उसके बाद एक्स आ गया। एक्स है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन यानी दूरी, कुछ भी कह सकते हैं आप। कि ये एक नई चीज है आपके लिए, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट हिंदी में लिखते हैं इसको ऐसे, बोल्ट्जमैन नियतांक। ये बोल्ट्जमैन वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, तो उसमें परेशान मत होइएगा, अब कैसा नाम है ये, बोल्ट्जमैन नियतांक। थीटा यहां पर टेम्परेचर है, ताप है। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर बीटा का निकालना है। अब इसको बहुत बारीकी से समझेंगे। और अच्छा पी भी रह गया अभी, तो पी को भी समझ ले, पी वही प्रेशर है आपका, पी हो गया प्रेशर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाले। देखो पहले आपको फोकस करना पड़ेगा इस ई वाले टर्म पर। ई जो टर्म है एक्सपोनेंशियल, आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो लॉग एक्स लॉग ए जो भी लिखा हो लॉग में हो, और ई की पावर कुछ भी लिखा हो, तो ये साइन कॉस टेन वाले लॉग वाले और ई की पावर वाले ये सारे के सारे टर्म डायमेंशन लेस होते हैं, विमाहीन होते हैं, इनकी कोई विमा नहीं होती। अब हमने क्या कहा, इस बात को जरा समझना है, तो हमको जैसे लिखा हुआ है एक्स ई की पावर एक्स, तो ई की कोई विमा नहीं होगी, मतलब इस पूरे टर्म की कोई विमा नहीं आएगी। इसका मतलब ये पॉसिबल कब है, जब एक्स की भी विमा ना हो, इसकी भी विमा नहीं तो इसकी भी विमा नहीं, इस पावर करोगे तो कोई विमा नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर ई की पावर लिखा हो एक्स अपॉन टी, अब अभी भी ये डायमेंशन लेस ही रहेगा, तो ई की तो कोई विमा नहीं आएगी और पूरे आंसर की भी कोई विमा नहीं आएगी। अब हाँ, हो सकता है कि इसकी विमा हो सकता है इसकी विमा हो, लेकिन ये अपॉन में होने की वजह से दोनों कट जाएंगे, तो कोई विमा नहीं बचेगा। जैसे मीटर बटे मीटर लिखा हो तो मीटर से मीटर कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसा यहां पर, हालांकि ये भी हो सकता है कि इसकी कोई विमा ना हो, इसकी कोई विमा ना हो, तो कोई बीमा नहीं बटे कोई बीमा नहीं बराबर कोई बीमा नहीं, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो सकता है किसी केस में कि कोई क्वेश्चन ऐसा मिले कि ऊपर वाले टर्म की बीमा ना निकले और नीचे वाले की भी कोई डायमेंशन ना निकले, तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल तो कोई डायमेंशन नहीं आई, सही है। लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहां पर भी बीमा हो, यहां पर भी बीमा हो, तो फिर अगर दोनों की बीमा है तो फिर दोनों की बीमा कैसी आनी चाहिए, फिर 100% दोनों की बीमा सेम आनी चाहिए। अगर दोनों की बीमा सेम होगी तभी तो कटेगी, क्योंकि अपॉन में लिखा है ए की पावर ये एक्स अपॉन टी है, दोनों की डायमेंशन सेम हो तभी वो कट पाएगी और तभी वो डायमेंशन लेस बनेगा। तो मेरा मतलब आप समझें कि ऐसा नहीं है कि ई की पावर में जितना लिखा है उसकी किसी की कोई डायमेंशन नहीं होगी। अगर हम ये कहें कि ई डायमेंशन लेस होता है, ई विमाहीन होता है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि ई की पावर में जितना लिखा हुआ है वो सब डायमेंशन लेस है ना, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ई की पावर में जितनी चीजें लिखी हो सबकी अपनी अपनी डायमेंशन हो। हाँ, इतना सत्य है कि हल होने के बाद में ओवरऑल जो डायमेंशन आएगी वो कुछ नहीं होगी, वो डायमेंशन लेस होगी, उसका आंसर कट के 0 हो जाएगा सब पूरा। तो जैसे यहां पर अल्फा एक्स के थीटा लिखा है, तो अल्फा की भी डायमेंशन हो सकती है, एक्स की भी, एक्स की तो होगी ही, डिस्प्लेसमेंट है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम जानते नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है। थीटा के की डायमेंशन है कि नहीं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, वो आप नहीं जानते, अभी हम बताएंगे कैसे निकालते हैं इसकी, तो उसको छोड़ते भी। थीटा टेम्परेचर, उसकी डायमेंशन भी हमको पता है, केल्विन होती है, के मात्रक के नाम पे रख देते हैं। तो इन सबकी अपनी कुछ ना कुछ डायमेंशन है रियलिटी में, लेकिन हाँ इतना बस सत्य है कि अल्फा एक्स और के थीटा की जो डायमेंशन आएगी वो सेम आएगी, और सेम आनी भी चाहिए, तभी तो अल्फा एक्स से के थीटा कट पाएगा। डायमेंशन जो अल्फा एक्स की आए वही के थीटा की आए, तो दोनों की डायमेंशन कट जाएगी, तो ई की कोई डायमेंशन नहीं बचेगी, पूरा कट के 0 हो जाएगा। क्योंकि ये यथार्थ सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ई की पावर में जितना लिखा है उसकी टोटल डायमेंशन 0 ही होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। मतलब समझ पाए इतना? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें बेटा, देखिए लिख सकते हैं as e to the power minus alpha x upon k theta is a dimensionless quantity, dimensionless quantity
डायमेंशनलेस क्वांटिटी है अगर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, अल्फा एक्स, मतलब कि ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के थीटा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? यहां पर ए की जो पावर वाला टर्म है वो पूरा डायमेंशनलेस है, वो अगर डायमेंशनलेस है तो फिर अल्फा एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला और के थीटा का दोनों सेम आने चाहिए। यहां से अल्फा का निकालने का प्रयास करिए, तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला जो निकलेगा वो क्या आएगा, के थीटा अपॉन एक्स के कुछ बराबर आएगा। तो के का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, देखिए के का डायमेंशनल फॉर्मूला हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, अगर आपको निकालने का मन हो तो अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी, पीवी बराबर एनआरटी, जहां P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां पर आप मोल का MOL लिख दें या फिर म्यू लिख सकते हैं। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है यानी कि केल्विन। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वहां पर टेम्परेचर T से, यहां पर थीटा से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से, याद रखना है आपको कि यहां भी टेम्परेचर है, ये भी थीटा भी टेम्परेचर है। तो यहां से R का निकालिए पहले, जब यहां से सॉल्व करके R का निकल आए तो आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K बराबर R/N। ये R वही गैस कांस्टेंट है जो भी वहां से निकले। फिर तो सुनिए, P है प्रेशर यानी कि दाब, V वॉल्यूम यानी कि आयतन, ये N है मोल, तो इसका MOL आएगा या फिर म्यू आएगा, जो मर्जी है। R का तो निकाल लेंगे, गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, T है टेम्परेचर यानी कि K, तो सब कुछ नीचे आ जाएगा, तो R का मिल जाएगा। जैसे ही R का मिल जाए तो K का निकालना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का तो R/N फॉर्मूला होता है, तो R का जो पूरा निकल के रख सकते हैं। इसका आ जाएगा पर मोल, 1/मोल, तो 1/मोल करोगे तो मोल कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ओवरऑल जो इसका K का डायमेंशन आएगा वो आएगा ml2 T-2 K-1। इसका जो डायमेंशन निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, ml2 T-2 K-1, ये K की निकल के आती है। ओके, थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, टेम्परेचर है तो इसका तो K ही रहेगा, अपॉन में x का L होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लें, फिर हम लोग निकालेंगे बीटा का। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा ml(T-2 K-1 K+1 कैंसिल, K की पावर +1 यहाँ K की पावर -1, दोनों जुड़ेंगे क्योंकि आधार सेम है, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो K की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। तो यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला जो अल्फा का बन के आएगा वो आ जाएगा ml(T-2 नॉट 2 ml(T-2। थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर लेते हैं। अब बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है हम लोगों को, तो बीटा के लिए देखिए क्या होगा, ध्यान देखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा अपॉन बीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर P का डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा अपॉन बीटा के ही बराबर आएगा, क्योंकि इससे तो आपको कोई मतलब ही नहीं ना, ये तो डायमेंशनलेस है पूरा। वो तुमने चालाकी करी, हमको पता है कि ये डायमेंशनलेस है, लेकिन इसके अंदर जितने भी फैक्टर्स आए हैं उन सबकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, और उनकी लाख जितनी डायमेंशन हो, इतना भी क्लियर है कि ऊपर वाली डायमेंशन और नीचे वाली डायमेंशन सेम ही आएगी, पक्की बात है, इस पर कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। तो यहां पर दोनों की डायमेंशन बराबर करके हमने अल्फा का निकाल लिया। अब यहां से हुआ क्या कि P का डायमेंशन फॉर्मूला अल्फा अपॉन बीटा के बराबर आएगा, ये भी सत्य है क्योंकि इसकी तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशनलेस है, विमाहीन है। तो जो P का मात्रक निकलेगा कैसे निकलेगा, अल्फा का मात्रक बटे बीटा का मात्रक, जो भी बनेगा वही P का बनेगा। तो P का डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम आएंगे, हमें निकालना है बीटा का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, ध्यान देखिएगा, बीटा इधर आ जाएगा तो P नीचे पहुंच जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा अपॉन P, तो बीटा का निकालना है। तो बीटा बराबर अल्फा का हम निकाल चुके हैं ml(T-2) और P है प्रेशर, और प्रेशर का भी पिछले वाले न्यूमेरिकल में निकाला था ml-1 T-2। यहां से m से m चला जाएगा, T-2 से T-2 चला जाएगा, L-1 ऊपर जाएगा तो L+1 हो जाएगा, और एक +1 पहले से ही है, तो यहां पर ओवरऑल जो आंसर आएगा वो L2 आएगा। तो बीटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है L2। बढ़िया क्वेश्चन था ये, समझ आया हो बच्चों। अगला न्यूमेरिकल भी उसी टाइप का, कुछ e की पावर है P बराबर P0 e की पावर -α_t², जहां पर P और P0 दोनों ही प्रेशर है, E एक्सपोनेंशियल है चर घातांकी, अल्फा कांस्टेंट और T है टाइम।
तो इस न्यूमेरिकल में हमको अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। टी टाइम है, याद रखिए कि टेम्परेचर नहीं है। जब कैपिटल टी लिखा जाए तो वो टेम्परेचर होगा मोस्टली केसों में, और स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? फिर से वही बात, अल्फा अंदर छुपा हुआ है, थोड़ी देर पहले बीटा बाहर था पिछले न्यूमेरिकल में, फिर भी हमको अल्फा को निकालना पड़ा क्योंकि हमको ध्यान रखना था P बराबर अल्फा अपॉन बीटा है। तो बाहर E को तो छोड़ना ही है हमको, लास्ट में आकर के उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा बचा था, तो उसमें अल्फा भी आ रहा था। P का हमको पता था, बीटा का निकालना था, बस हमको अल्फा का अगर मिल जाता तो काम हो जाता। लास्ट में हमने अल्फा का पहले निकाल लिया था तो लास्ट में यूज कर लिया। तो हमको अंदर जबरदस्ती नहीं जाना है, देखना पड़ेगा कि हमको जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो ही आप E की पावर के अंदर जाएं। तो यहां पर तो बाहर कुछ होगा ही नहीं, सारा गेम अंदर ही है, अल्फा तो अंदर ही फंसा हुआ है। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमारा फोकस इसी टर्म पर हो, अल्फा टी स्क्वायर। ये जो टर्म है अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? हो सकता है हो सकता है ना हो, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है ना, इसका ये तो निकालना है। कोई बात नहीं। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है या नहीं होता? होता है। टाइम का तो टी होता है, तो इसका तो T2 होगा ही। अब आप सोचिए, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, मान के चले है, मान के चल सकते हैं कि है, भले वो कुछ ना निकले अलग बात है। टाइम का तो 100% है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन इतना पता है कि टोटल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इसका भी होगा, लेकिन टोटल का नहीं होगा, क्योंकि ई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बचता नहीं है, लास्ट में कट पीट के सब खत्म हो जाता है। यहां पर आप ये नहीं कर सकते इस बार कि अल्फा बराबर टी स्क्वायर, कि अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला टी स्क्वायर के बराबर है, गलत हो जाएगा। अगर अल्फा अपॉन टी स्क्वायर होता तो ठीक था, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर टाइम के स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों का सेम होता, कट जाता, कोई डायमेंशन ना बचती। लेकिन इस बार दोनों गुणे में लिखे हुए ऐसे। तो इस परिस्थिति वाले को कैसे सॉल्व करें? अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा लें तो समझ जाएंगे कि अल्फा का मान अगर 1 अपॉन टी स्क्वायर निकल आए तो दोनों कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, मतलब को मतलब नहीं है। नहीं समझे? मतलब कहने का कि इन दोनों को कटना है, तो अल्फा का मान टी स्क्वायर अगर है, अल्फा का मान ही कितना है, टी स्क्वायर है, दोनों सेम वैल्यू आ रही है तो कट जाएगा। यहां पर अल्फा और टी स्क्वायर दोनों बराबर नहीं चाहिए, एक दूसरे के उल्टा चाहिए। अगर टी स्क्वायर का मान 5 आ रहा है तो अल्फा का मान 1/5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो टी स्क्वायर का मान अगर टी स्क्वायर है तो अल्फा का मान 1 अपॉन टी स्क्वायर बन जाए, तो दोनों के मान कट जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। करने का तरीका हम बता देते कैसे करना है इसको। डायमेंशनलेस यानी कि अल्फा टी स्क्वायर तो पक्की बात है डायमेंशनलेस है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अल्फा का जो विमीय सूत्र आएगा वो डायमेंशनलेस अपॉन में टी स्क्वायर। अब विमीय सूत्र लिख दीजिए, अल्फा का निकालना है, डायमेंशनलेस है तो कोई मतलब ही नहीं, इसको 1 कर दें। डायमेंशनलेस है, सब कुछ खत्म, वहां पर केवल 1 ही रहेगा संख्या। टी स्क्वायर टाइम का T2, और ये बन गया T-2। आंसर आ गया। कैसे? अरे अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला t की पावर -2 बन जाए, टाइम का तो t हो गई तो T2 बन जाएगा, तो t की पावर -2 इंटू t की पावर +2 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा वहां पर, t की पावर 0 यानी कि वैल्यू 1। समझ पा रहे हैं? तो जब गुणे वाला केस हो, गुणे में हो, मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट हो, तो आपको ऐसा लिखना है कि पूरा गुणे वाला टर्म लिख देना है, वो डायमेंशनलेस आएगा, इतना पता है। फिर जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसको रोक लेना, बाकी को काम भेजना नीचे। तो जो डायमेंशनलेस है उसकी कोई डायमेंशन नहीं, उसकी 1 कर दो, खत्म। जो नीचे लिखा होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी हो वो लिख दीजिए, ऊपर जाएगा, पावर माइनस की आ जाएगी। याद ये रखना कि अगर इसकी पावर प्लस की है तो पक्की बात है इसकी माइनस की ही आएगी, यानी कि अपोजिट आते हैं, उल्टा, एक दूसरे का इनवर्स। ये अगर T2 है तो ये 1/T2 आएगा, 1/T2 कहां जाएगा? ऊपर, तो t के पावर -2 ही बनाएगा। तो ये इसकी और इसकी जो डायमेंशन आएगी वो एक दूसरे की अपोजिट आएगी, एक दूसरे की पावर जो आएंगी वो अपोजिट रहेंगी, मतलब प्लस है तो एक माइनस है तो दूसरा प्लस। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन भी, यानी कि हमने एक अपॉन वाला बता दिया, एक के पावर अगर अपॉन में है तो दोनों के डायमेंशन बराबर ही कर देने। अगर मल्टीप्लाई में है तो फिर दोनों का गुणनफल जो आएगा वो डायमेंशनलेस आएगा, और फिर जिसका निकालना उसको रोक करके अपॉन में भेज करके डायमेंशनलेस को 1 कर देना, नीचे वाले का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा देना, ऊपर भेज देना, जो भी आंसर आ जाए वही हमारा आंसर सही है। कोई प्रॉब्लम?
चलिए एक क्वेश्चन और हम साइन वाला करा देते हैं कि अगर e की पावर की जगह करके कोई साइन का टर्म हो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो वहां पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमने साइन का टर्म दे दिया है और एक न्यूमेरिकल और है उसमें भी साइन का टर्म, अगर एक समझ जाएंगे तो दूसरा आपको अपने आप आ जाएगा। जैसे e की पावर में जितना भी लिखा हो सबका टोटल जो आंसर आएगी, जो डायमेंशन आएगी वो 0 आएगी, कोई डायमेंशन नहीं बचनी चाहिए। उसी तरह से साइन वाला जो टर्म है या लॉग वाला टर्म है उसके अंदर जितना लिखा हो टोटल की कोई डायमेंशन नहीं बचनी चाहिए। हाँ, अलग अलग टर्म की डायमेंशन हो सकती है, a की भी होगी, t की भी होगी, b की भी होगी, x की भी होगी, लेकिन हाँ इतना क्लियर है कि टोटल डायमेंशन नहीं होगी, टोटल सब कुछ 0 ही आना चाहिए। तो साइन के अंदर जितने टर्म है सबकी डायमेंशन कितनी आनी चाहिए? 0। कोई डायमेंशन मतलब होनी नहीं चाहिए, डायमेंशनलेस निकलनी चाहिए। तो इसकी कोई डायमेंशन ना हो पूरे की और इसकी भी कोई डायमेंशन ना हो। क्यों? इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं, तभी घटा पाओगे या जोड़ पाओगे इसके साथ, क्योंकि इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है। मेरी बात समझे, दो क्वांटिटी तभी जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। तो ये साइन के अंदर जितने टर्म है उनकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, तो इसकी डायमेंशन नहीं हो, इसकी भी नहीं है, वो तो पक्की बात होगा ही, क्योंकि घटे तो दोनों की डायमेंशन कैसी आएगी? सेम आएगी। और सेम मतलब क्या? कोई डायमेंशन नहीं बराबर कोई डायमेंशन नहीं। हाँ, ए की डायमेंशन और टी की डायमेंशन ए की भी होगी, टी की भी होगी, ओवरऑल कुछ नहीं होगा। बी की भी होगी, एक्स की भी होगी, ओवरऑल कुछ नहीं होगा। अभी साइन वाला आपने ई की पावर वाला क्वेश्चन किया है, तो टाइम की अगर टी है तो ए की 1/t बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। सॉल्व करने का तरीका वही मल्टीप्लाई वाला, ए टी बराबर डायमेंशनलेस। ए का निकालना है तो डायमेंशनलेस बटे टी, डायमेंशनलेस यानी 1 में टी मतलब कैपिटल टी, ऊपर जाकर टी की पावर -1। तो याद रखना है कि a का 1/t आएगा और b का 1/x बनेगा। 1/x मतलब 1/l और x का l, तो तभी कट के वो 1 बचेगा, कोई डायमेंशन नहीं आएगी। तो ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको जो करना है वो ये करना है कि a/b का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। अगर a का अलग अलग निकालना होता तो निकाल ही लेते हम लोग। a/b का निकालना है तो कैसे निकालें? या तो भी काम करें, अलग अलग निकालें, at बराबर डायमेंशनलेस a का निकाल लो, bx बराबर डायमेंशनलेस b का निकाल लो, फिर a/b निकाल लो, वो भी ठीक है। यह काम ऐसे कर सकते हो कि दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले तो सेम ही होंगे ना। at का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर bx का डायमेंशनल फॉर्मूला। हम आगे लिख नहीं रहे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ bx, आपकी मर्जी लिख सकते हैं। at बराबर bx, जो इसका आएगा वही इसका आएगा, क्योंकि दोनों घटे हुए हैं, दोनों जुड़ जाए या घट जाए इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम। तो a/b यही से डायरेक्ट निकल आएगा, a/b और x/t। अब x दूरी है या विस्थापन है, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है वो l होता है, और टाइम का कितना होता है t, तो lt-1। कोई समस्या? तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया a/b का lt-1। कोई दिक्कत? आप दूसरे मेथड से भी चाहे तो कर सकते हो। वो मेथड ये है, at का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर डायमेंशनलेस, तो a का आ जाएगा डायमेंशनलेस अपॉन t, तो a का आएगा 1/T यानी कि t-1। समझ पा रहे हैं बात को? इसी तरह से आप किसका निकालें? b का। bx बराबर डायमेंशनलेस, तो b बराबर डायमेंशनलेस बटे x, तो b बराबर 1/l, l ऊपर जाएगा l-1। a/b करोगे तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? t-1, और b की आएगी l-1। l-1 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो lt-1 सेम आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, देख लीजिए। यहां पर a b c तीनों को निकालना है, तो तीनों के निकालोगे तो c का क्या आएगा? c का तो डायरेक्ट आप देख कर बता सकते हैं, डायमेंशनलेस, विमाहीन है। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर या e के अंदर या x लॉग के अंदर जितने टर्म आएंगे सबके अलग अलग, मतलब at पूरा एक टर्म है, bx पूरा एक टर्म है, जितने जोड़ में होते हैं या घटाने में होते हैं वो पूरे एक एक टर्म होते हैं बेटा। तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी हमें पता है, इसकी भी कोई नहीं होगी हमें पता है, इसकी भी कोई नहीं होगी, तभी तो ये जुड़े हैं, सबके सेम भी है। और साइन के अंदर होना भी नहीं चाहिए, एक टर्म की कोई डायमेंशन ना निकले, दूसरे की भी ना निकले, तीसरे की भी ना निकले, पांचवें की भी, 1000वें की, जितने टर्म है किसी की कोई डायमेंशन ना हो, तभी साइन डायमेंशनलेस बन पाएगा। एक की भी अगर बच गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सी तो वैसे ही डायमेंशनलेस, क्योंकि उसके साथ कुछ है भी नहीं, अकेला टर्म है, तो सी अकेले हो गए डायमेंशनलेस। बचा एटी का, तो एटी का ऐसे ही निकाल लोगे सेम,
सेम ही t माइनस वन ही आएगा। अगर इसके गुणे में t लिखा हुआ है तो इसका t माइनस वन आएगा। इसके में x लिखा है तो इसके गुणे में x माइनस वन नहीं आएगा। x का डायमेंशनल फॉर्मूला l होता है तो b का आ जाएगा l माइनस वन। पावर माइनस लगा लो, काम खत्म। या bx बराबर डायमेंशन लेस तो b बराबर डायमेंशन लेस बट x, ऐसे कर ले आप। तो ये क्वेश्चन अपने आप से कर लीजिएगा। और यही कुछ खास न्यूमेरिकल थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर ये वीडियो समझ आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।